नमस्कार दोस्तों हम लोग जो है कि BRPCS में पूछे हुए जो है कि साइंस के सवालों को देख रहे हैं। और साइंस में भी सबसे पहले हम लोग जो है कि जूलॉजी और बॉटनी से आए हुए सवालों को देख रहे हैं। तो कोशिका के पहले के जितने भी चैप्टर हैं उनको हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग कोशिका से चैप्टर से शुरू करेंगे और बाकी जो है कि कुछ चैप्टर तक करेंगे, लगभग आधे एक घंटे के जो है कि सेशन में। तो चलिए देर न करते हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। कोशिका नामक चैप्टर से पहला जो सवाल है वो है कि कोशिका का शक्ति स्रोत होता है कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और न्यूक्लियस। तो इसका सही जवाब है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है? कोशिका का शक्ति स्रोत होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु एवं नील हरित शैवाल के अलावा सभी सजीव, पादप एवं जंतु कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में बिखरे हुए कलायुक्त कोशिकांग हैं। इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? इसको जो है कि कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं और यह कोशिका का शक्ति स्रोत भी होता है। अब दूसरा सवाल है कि निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? लाइकेन, विषाणु, जीवाणु, शैवाल। तो देखते हैं दोस्तों इसका जो सही जवाब है, देखिए इसका जो सही जवाब है वो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। वो है दोस्तों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मतलब वायरस। देखिए जीवाणु, विषाणु में जो है कि कोई भी विषाणु किसी एंजाइम नहीं होता है इसमें, विषाणु में। व्याख्या देखते हैं। देखिए विषाणु शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द वायरस VIRUS वायरस से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ विष अणु है। ये अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव हैं जो केवल जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि कर सकते हैं। रासायनिक दृष्टि से ये प्रोटीन आवरण से घिरे न्यूक्लिक अम्ल के खंड हैं। विषाणु पोषद कोशिकाओं के बाहर न तो कोई जैव क्रिया कर सकते हैं और न ही इनका द्विगुणन हो सकता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों। 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ है, मतलब कोशिका में 80% से अधिक कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो वो होता है दोस्तों H2O जल। देखिए जल की मात्रा कोशिका में सर्वाधिक होती है, इसकी मात्रा लगभग 80% होती है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से डैश 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 आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट, सेंट्रियोल, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली। तो इसका सही जवाब है दोस्तों कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जो होती है वह आम के पौधों और बंदर दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है, मतलब पादपों की कोशिकाओं और जीवों दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है कोशिका भित्ति। और बाकी क्लोरोप्लास्ट, सेंट्रियोल और कोशिका भित्ति ये किसी में पाए जाते हैं तो किसी में नहीं पाए जाते हैं। देखिए व्याख्या देखते हैं। उपर्युक्त प्रश्न में आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाओं में पाए जाने वाला तत्व कोशिका झिल्ली में कोशिका के सभी अवयव एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं। इसी झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य होती है। तो कोशिका झिल्ली कैसी है दोस्तों? कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य होती है। ये देखिए 2022 के वहाँ के CDPO के एग्जाम में हुआ था, ये सवाल आया था। तो ये सवाल रिपीट करने की संभावना है कि ऐसे सवाल जो है कि रिपीट कर सकते हैं। तो आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है दिए हुए विकल्पों में से, तो ये कोशिका झिल्ली होती है। अब देखते हैं आनुवांशिकता नामक चैप्टर से क्या सवाल बना है। पहला सवाल है कि मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? कायिक जनन, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब दोस्तों लैंगिक जनन। मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत जो है कि वह लैंगिक जनन के सिद्धांत पर आधारित है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है कि आनुवांशिकता शब्द मुख्य रूप से किसे संदर्भित करता है? शरीर रचना, अर्धसूत्री विभाजन, आनुवांशिकी और उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन सी आनुवांशिकी, जेनेटिक्स। देखिए व्याख्या देखते हैं हम लोग। प्रश्नगत विकल्पों में आनुवांशिकता शब्द मुख्य रूप से आनुवांशिकी को संदर्भित करता है। जीव विज्ञान में आनुवांशिकता का अध्ययन आनुवांशिकी कहलाता है। और आनुवांशिकता माता पिता से उनकी जो है कि गुणों का स्थानांतरण है, उनके द्विगुणों का जो है कि स्थानांतरण है। अब देखते हैं अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्व प्रतिकृति के योग्य बनाता है? DNA और RNA दोनों की उपस्थिति। तो यही सही जवाब दोस्तों DNA और RNA दोनों की उपस्थिति जो है कि क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे जो है कि स्वप्रतिकृति के योग्य बनाता है। अब देखते हैं इसकी व्याख्या। देखिए DNA और RNA दोनों की उपस्थिति क्लोरोप्लास्ट
का एक लक्षण है जो उसे स्वप्रतिकृति के योग्य बनाता है। और विदित है कि क्लोरोप्लास्ट सभी हरे पादप कोशिकाओं की कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। इनकी संख्या 1 से लेकर के 1008 तक हो सकती है। यह एक दोहरी झिल्ली वाली संरचना है। अब आगे देखते हैं डीएनए की खोज किसने की थी। ऑप्शन में है जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक, ग्रेगर मेंडल, जोहानसन और हरगोबिंद खुराना। उपयुक्त में से कोई नहीं वो अथवा एक से अधिक। तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन ई है। देखिए यह एक गलत धारणा है कि डॉक्टर जेम्स वाटसन एवं डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक, MHF विल्किंस और फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिकों ने डीएनए की खोज की थी। वस्तुतः इन वैज्ञानिकों ने एक्सरे विश्लेषण द्वारा वर्ष 1953 ईस्वी में डीएनए का कुंडलीकार विन्यास प्रस्तुत किया था। वास्तव में डीएनए की पहचान सर्वप्रथम वर्ष 1869 ईस्वी में स्विस रसायन शास्त्री फ्रेडरिक मिक्सर ने की थी। फ्रेडरिक ने इसे न्यूक्लिन कहा था। अब आगे देखते हैं जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है। जैव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है। एंजाइम, हार्मोन, आरएनए, डीएनए। तो इसका सही जवाब दोस्तों डीएनए है। चलिए अब आगे देखते हैं जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में डीएनए उत्तरदायी होता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत के अध्ययन को कहते हैं आनुवांशिकी, सूक्ष्म जैविक, कोशिका विज्ञान और उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब दोस्तों आनुवांशिकी। देखिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को आनुवांशिकी कहते हैं। आनुवांशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आनुवांशिकता एवं जीवों की विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। डीएनए को किसने अंतःपात्र में बनाया। ऑप्शन है आर्थर कोर्नबर्ग, रॉबर्ट हुक, एडवर्ड जेनर, जोसेफ लिस्टर। तो इसका सही जवाब है दोस्तों आर्थर कोर्नबर्ग। आर्थर कोर्नबर्ग ने जो है कि सर्वप्रथम डीएनए को अंतःपात्र में बनाया। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि डीएनए डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा की गई थी। ग्रेगर मेंडल, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक और रोजलिंड फ्रैंकलिन और मॉरिस विल्किंस। ऑप्शन डी है कि लिनस पॉलिंग। तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन बी जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने जो है कि डीएनए के डबल हेलिक्स मतलब कि कुंडलीकार विन्यास की खोज की थी। इस खोज के लिए वर्ष 1961 ईस्वी में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक तथा मॉरिस विल्किंस को मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार जो है कि प्रदान किए गए हैं। अब आगे देखते हैं जैव उर्वरक नामक टॉपिक से जो कितने सवाल बने। उर्वरक से दोस्तों जो पहला सवाल बना है वो है कि कीट संवर्धन क्या है। ऑप्शन है कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान, जंतुओं के अध्ययन करने का विज्ञान, मछलियों के अध्ययन करने का विज्ञान, कीटों को मारने का विज्ञान। तो इसका सही जवाब है दोस्तों कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान कीट संवर्धन कहलाता है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन ए सही है। और इसकी व्याख्या दोस्तों कीट संवर्धन कीटों जैसे केचुआ की वृद्धि करने का विज्ञान है। केचुआ कृषकों का मित्र एवं भूमि की आंत कहा जाता है। केचुआ खाद, वर्मी कंपोस्ट, पोषक पदार्थ से भरपूर एक उत्तम जैव उर्वरक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि कार्बनिक कृषि एक ऐसी कृषि प्रणाली है जिसमें पहला ऑप्शन है कि उर्वरकों, शाकनाशियों तथा पीड़कनाशियों के रूप में रसायनों का अधिकतम प्रयोग किया जाता है। दूसरा है विकल्प है कि कार्बनिक खादों, पुनर्चक्रित फर्म अपशिष्टों तथा जैव कारकों का अल्पतम मात्रा में प्रयोग किया जाता है। तीसरा विकल्प है कि कार्बनिक खादों, पुनर्चक्रित फार्म अपशिष्टों तथा जैव कारकों का अधिकतम मात्रा में प्रयोग किया जाता है। डी है कि 2 अथवा 2 से अधिक फसलों को एक ही खेत में एक साथ उगाते हैं। ऑप्शन ई है कि उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन सी कार्बनिक खादों और पुनर्चक्रित फार्म अपशिष्टों तथा जैव कारकों का अधिकतम मात्रा में प्रयोग किया जाता है। देखिए यही सही है। अब व्याख्या देख लेते हैं। देखिए कार्बनिक कृषि में रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का उपयोग न्यूनतम लगभग शून्य तथा कार्बनिक खाद, कंपोस्ट खाद, कृषि अपशिष्ट, जैविक खाद जैसे नीलहरी शैवाल आदि का अधिकतम प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से जैविक उर्वरक का सही उदाहरण कौन सा है। माइकोरिजल फंगी और ब्लू ग्रीन शैवाल, बैसिलस थुरिंजिएनिस
और ऑप्शन इसमें कूट बनाया है दोस्तों कि केवल एक सही है, केवल एक और दो सही है, केवल दो सही है, केवल तीन सही है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों कि मतलब पहला विकल्प माइकोरिजल फंगी और उसके बाद जो है कि ब्लू ग्रीन शैवाल, ये जो है कि सही है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन बी सही है। माइकोरिजल फंगी तथा ब्लू ग्रीन शैवाल जैविक उर्वरक के उदाहरण हैं। बैसिलस थुरिंजिएनिस का एक जीवाणु है जिसका प्रयोग जो है कि बीटी कपास में किया जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग करेंगे? नाइट्रोजन, पोटेशियम, तांबा, लोहा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों नाइट्रोजन। देखिए गेहूं की खेती के लिए नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का उपयोग किया जाता है जो यूरिया में जो है कि मिलता है। देखिए व्याख्या में यही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कीटनाशी के उपयोग से उन्नति होती है स्वास्थ्य की, कीटनाशी के उपयोग से उन्नति होती है स्वास्थ्य की, अर्थनीति की, गृह की, सड़क की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी अर्थनीति की। देख लीजिए, उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग करके कम भूमि पर अधिक फसलों और पौधों का उत्पादन कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये सीडीपीओ के एग्जाम में पूछा गया है 2005 में। तो अधिक फसलों और पौधों का उत्पादन कर सकते हैं। ये उत्पादकता में 40% की वृद्धि करने में मदद करते हैं। कीटनाशक जल संसाधनों, उर्वरकों तथा उच्च गुणवत्ता वाले बीजों जैसे अन्य कृषि उपकरणों के लाभों को अधिकतम करने में भी मदद करते हैं। अब देख रहे हैं जो चैप्टर है जिससे हम लोग सवाल देखेंगे, उस चैप्टर का नाम है मानव शारीरिकी एवं क्रिया विज्ञान, कंकाल और मांसपेशी वाले टॉपिक से जो है कि पहला सवाल है। देखिए पहला सवाल है कि कंकाल वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं और मोड़े जा सकते हैं वे हैं। कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते और मोड़े जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? वे हैं वर्टिब्रे, कॉर्पल्स और कार्टिलेज, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कार्टिलेज। देखिए ऑप्शन सी सही है कार्टिलेज। व्याख्या देखते हैं इसकी। देखिए उपास्थि जिन्हें कार्टिलेज कहा जाता है एक प्रकार का जो है कि संयोजी ऊतक होता है जिसमें कोशिकाओं के बीच पर्याप्त स्थान होता है। इसकी ठोस आधात्री प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है। यह अस्थियों के जोड़ों को चिकना बनाती है। परिणामस्वरूप हड्डियों के बीच में घर्षण कम होता है। उपास्थि नाक, कान, कंठ और श्वास नली में भी उपस्थित होती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है कि मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पूछ रहा है कि मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। और पहला कथन है कि मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती हैं, मांसपेशियां जोड़े में काम करती हैं। और तीसरा विकल्प है कि सिकुड़ने पर मांसपेशियां छोटी, सख्त होने पर मोटी हो जाती हैं। और ऑप्शन डी है कि उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों कि मांसपेशियां केवल हड्डियों को धक्का दे सकती हैं। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन ए देखिए जो है वो सही हो जाएगा। देखिए मांसपेशियां एक व्यक्ति के चलने, बोलने, खाने आदि के काम में सहायक होती हैं। ये दिल की धड़कन, श्वसन और पाचन के नियंत्रण करती है। तापमान विनियमन, ये देखिए ये क्या क्या करती हैं, इनके काम से सवाल बनता है कि ये दिल की धड़कन, श्वसन और पाचन को जो है कि नियंत्रित करती हैं। और तापमान विनियमन और दृष्टि सहित कई अन्य कार्य भी पेशी प्रणाली पर निर्भर करते हैं। मांसपेशियां जो है जोड़ी में कार्य करती हैं और सिकुड़न पर छोटी, सख्त और मोटी हो जाती हैं। चलिए अब देखते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि मांसपेशी में संकुचित प्रोटीन होते हैं। पूछ रहा है कि मांसपेशी में संकुचित प्रोटीन होते हैं एक्टिन और मायोसिन, एक्टिन और ट्रोपोमायोसिस, मायोसिन और ट्रोपोनिन, और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है दोस्तों मांसपेशियों में जो है कि संकुचनशील प्रोटीन जो होते हैं उनका नाम है एक्टिन और मायोसिन। इस तरह से ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। देखिए संकुचनशील प्रोटीन मांसपेशी के संकुचन में शामिल होते हैं। एक्टिन और मायोसिन मांसपेशी में संकुचनशील प्रोटीन होते हैं। अब देखिए अगला सवाल है कि मानव शरीर के किस अंग में उपकला कोशिका पाई जाती है? बाल, नाक, फेफड़ा, अग्न्याशय। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है, और ऑप्शन ई भी बनाया है, उपर्युक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। तो ये उपर्युक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक सही है, क्योंकि देखिए उपकरण ऊतक
देखिए व्याख्या देख लेते हैं। उपकरण ऊतक एक महीन और चिकनी झिल्ली है जो शरीर के भीतरी समस्त अंगों के बाह्य पृष्ठों को आच्छादित किए हुए है। उपकला जो है कि ऊतक शरीर के विभिन्न अंग जैसे जिह्वा, वृक्क, नली, लार ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, अग्न्याशय, फेफड़ा, नाक, आँख, कान में जो है कि पाया जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन ई जो है वह सही हो जाएगा, एक से अधिक विकल्प। अब देखिए अगला सवाल है कि वयस्क मानव की हाथों और पैरों की हड्डियों की संख्या मानव की सभी हड्डियों की संख्या की लगभग कितना प्रतिशत होती है? 20%, 30%, 40%, 50%। तो इसका सही जवाब है दोस्तों 50%। देखिए वयस्क मानव में सभी हड्डियों की कुल संख्या 206 होती है, जबकि प्रत्येक हाथ में कुल 27 और प्रत्येक पैर में 26 हड्डियां होती हैं। इस प्रकार हाथों और पैरों की हड्डियों की कुल संख्या कितनी हो जाती है? 106, जो कि सभी हड्डियों की संख्या की लगभग 50% होती है। देखिए कितना उस टाइप का सवाल बना दिया है, जिसको अगर पूरा पता रहेगा कि किस किस पार्ट में कितनी हड्डियां पाई जाती है, वही इस सवाल को सही कर पाएगा। वयस्क मानव के हाथों सवाल बनाया है कि वयस्क मानव के हाथों और पैरों की हड्डियों की संख्या मानव की सभी हड्डियों की कुल संख्या का कितना लगभग होती है। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं ज़रूर रिपीट करेगा। बहुत अच्छा सवाल बनाया है। तो इसका दोस्तों 50% इसका सही जवाब था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल है कि हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत होती है? जियोलॉजी, सेरोलॉजी, ओरोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी। तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑस्टियोलॉजी। और जो बाकी दिया है और सभी शाखाओं को हम लोग देख लेंगे। देखिए ऑस्टियोलॉजी जो होता है, ऑस्टियोलॉजी में तो हड्डी का अध्ययन किया जाता है, के अंतर्गत अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। और ओरोलॉजी के अंतर्गत जो है दोस्तों पर्वतों का अध्ययन किया जाता है। ओरोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? पर्वतों का अध्ययन। और सेरोलॉजी जो होता है उसके अंतर्गत जो है कि रुधिर, सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। और जियोलॉजी जो है, जियोलॉजी के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक संरचना तथा उसमें पाए जाने वाले पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। अब देखिए अगला सवाल है कि कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? 13, 31, 33, 12। तो इसका सही जवाब दोस्तों 31। कशेरुक रज्जु में जो है कि 31 जोड़ी तंत्रिकाएं। देखिए कशेरुक रज्जु में से 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। अब अगला सवाल है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 4, 12, 20 और 28। तो इसका सही जवाब दोस्तों 20 दांत। इनको द्विदंती कहा जाता है। मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं और 12 दांत केवल एक बार ही विकसित होते हैं। अब अगला सवाल है कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? 28, 30, 32, 34। तो इसका सही जवाब है दोस्तों 28, 30, 32 और 34। तो इनमें से कोई भी सही नहीं है। अब देखते हैं क्यों। देखिए एक वयस्क मानव कंकाल में औसतन 206 अस्थियां होती हैं। मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की कुल संख्या 29 होती है और इनमें से 8 मस्तिष्क के चारों ओर, 29 इसमें से कोई भी विकल्प नहीं दिया है दोस्तों, इसी वजह से स्टार लगा दिया है। तो आपको अब याद रखना है कि हमारे खोपड़ी में, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 29। अभी इन 29 का बंटवारा देखिए कि कहाँ कहाँ किया गया। 8 मस्तिष्क के चारों ओर का मस्तिष्क खोल अर्थात जो है कि कपाल बनाती हैं। और तथा शेष जो 14 हड्डियाँ होती हैं दोस्तों, शेष 14 हड्डियाँ ये देखिए कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। शेष 14 हड्डियाँ जो है कि शेष 14 हड्डियाँ चेहरे पर और 6 मध्य कणों की तथा हवाइड नामक अस्थि होती है। अब देखिए मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है, संरंध्री होती है, ठोस होती है और कीलक होती है। तो इसका सही जवाब दोस्तों ठोस होती है। मनुष्य के शरीर में जो पैर की हड्डी होती है वह ठोस होती है। अब क्वेश्चन नंबर 11 है कि 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है लगभग 100, 200, 300 और उपरयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब दोस्तों उपरयुक्त में से कोई नहीं होना चाहिए। सही जवाब इसका होना चाहिए 206। देखिए 20 वर्ष के मानव शरीर में जो है कि हड्डियों की संख्या 206 होती है, जो मुख्यतः 2 भागों में बटी होती है। अक्षीय कंकाल में 80 और उपांगीय कंकाल में जो है कि 126। उपांगीय कंकाल में कितना? 126 और अक्षीय कंकाल में 80। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? निक्टिटेटिंग पर्दा, कर्णपालिक की कर्णाभ मांसपेशियाँ,
सामने वाले चपटे दांत और वर्मी फार्म अपेंडिक्स। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है सामने वाले चपटे कृंतक दांत। ये अवशेषी अंग नहीं होते, बाकी सब जो है वो अवशेषी अंग होते हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। देखो, जीवधारियों में आकारिकीय एवं शारीरिक अध्ययनों से हमें अवशेषी अंगों के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। यह एक ऐसा अंग है जो क्रियाहीन प्रतीत होता है, पर इसे पूर्वज की क्रियाशील अंग के समजात दर्शाया जा सकता है। उदाहरणार्थ मनुष्यों के बृहद आंत में उपस्थित कृमि रूप परिशेषिका एवं आँख की निमेषक झिल्ली परिशेषिका शाकाहारी रूमिनेंट स्तनपायी प्राणियों में क्रियाशील होती है। अब अगला सवाल है कि डैश 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 मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। उपास्थि, अस्थिबंध, कंडरा, अंतरालीय द्रव। तो इसका सही जवाब है दोस्तों कंडरा। देखिए, कंडरा जिसे इंग्लिश में कहते हैं टेंडन, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। कंडरा क्या करता है? मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है, और कंडरा शरीर के हड्डियों या संरचना को हिलने डुलने में मदद करता है। अब अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14 कि कंधे पर पाया जाने वाला जोड़ डैश डैश में भी पाया जाता है। कोहनी, नितंब, टखने और घुटने। तो इसका सही जवाब दोस्तों नितंब। कंधे पर जो पाया जाने वाला जोड़ होता है वो नितंब में भी पाया जाता है। देखिए, उपर्युक्त प्रश्न में कंधे पर पाया जाने वाला जोड़ जो है कि नितंब में भी पाया जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से डैश 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 हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए सबसे अधिक सक्रिय रूप से कार्य करता है। त्वचा, दिल, फेफड़े, पेट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों त्वचा। देखिए, सीडीपीओ की एग्जाम में पूछा 2022 में वहाँ पर बिहार में। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उपर्युक्त प्रश्न के विकल्पों में त्वचा हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए सबसे अधिक सक्रिय रूप से कार्य करती है। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि स्टेपेडियस है एक हड्डी, मांसपेशी, नस और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब दोस्तों मांसपेशी। स्पेडियस क्या है? स्टेपेडियस क्या है? मांसपेशी है। देखिए, स्टेपेडियस मानव शरीर की एक छोटी मांसपेशी होती है जो कानों में स्थित होती है। यह स्टेपीज हड्डी को स्थिर रखने में मदद करती है। यह ध्वनि को नियंत्रित करने एवं आंतरिक कान को तंत्र ध्वनि के कारण नुकसान से बचाती है। तो इस तरह से दोस्तों कंकाल नामक चैप्टर से जो है कि कंप्लीट हुआ जितने भी सवाल थे। अब हम लोग देखेंगे पाचन तंत्र से आए हुए सवाल। देखिए, पाचन तंत्र से जो पहला सवाल है कि मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय या जिसको इंग्लिश में मेटाबॉलिज्म कहते हैं नियंत्रित करता है? वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल। तो इसका सही जवाब दोस्तों कार्बोहाइड्रेट का। इंसुलिन जो है वो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, इंसुलिन का उत्पादन अग्न्याशय ग्रंथि में होता है। यह हार्मोन एक प्रोटीन जो कि है जो ग्लूकोज समस्थापन के नियमन में मुख्य भूमिका निभाता है। इंसुलिन लक्ष्य कोशिकाओं में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया को भी प्रेरित करता है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का ही एक स्वरूप है। अब देखते हैं अगला सवाल है कि यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है कार्बोहाइड्रेट के रूप में, वसा के रूप में, प्रोटीन के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। तो इसका सही जवाब दोस्तों ग्लाइकोजन के रूप में। देखिए, मानव शरीर की कोशिकाओं में कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा शुगर, वसा, प्रोटीन और शारीरिक क्रियाओं से प्राप्त होती है। शुगर शरीर में ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाती है। शुगर हमारे शरीर में क्या होती है? ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाती है, जो एक सरल शर्करा है। यह अवशोषित होकर रक्त से विभिन्न अंगों ऊतकों में पहुंच जाती है। यकृत व मांसपेशियों में मुख्यतः ग्लूकोज ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है कि आंत्रज्वर रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़ा, रीढ़ की हड्डी और शरीर के जोड़े व आंत। उपर्युक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। तो इसका सही जवाब दोस्तों आंत।
देखिए अब हम लोग देखेंगे कि कौन सा रोग किसको प्रभावित करता है, मानव शरीर के किस अंग को। देखिए टाइफाइड और हैजा जो है ये आंत को प्रभावित करता है, और टीबी, प्लेग, निमोनिया या फेफड़े को प्रभावित करता है। टिटनेस और कोढ़ जो है यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, और डिप्थीरिया, काली खांसी श्वास नली को प्रभावित करता है। अब अगला सवाल है कि मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है। हृदय, फेफड़ा, वृक्क, यकृत। तो इसका सही जवाब है दोस्तों यकृत। लीवर जो होता है वो हमारा एफ्लाटॉक्सिन नामक विषाक्त पदार्थ के द्वारा प्रभावित होता है। देखिए लीवर एक मुख्य पाचक ग्रंथि है जो कि खाद्य विषाक्तन द्वारा प्रभावित हो जाती है। एफ्लाटॉक्सिन नामक जहरीली पदार्थ कुछ कवक जैसे एस्परजिलस तथा पेनिसिलियम की कुछ प्रजातियां उत्पन्न कर भोजन को विषाक्त कर देती हैं। एंजाइम लाइपेज का स्रोत है गुर्दा, अग्न्याशय, यकृत, हृदय। उपर्युक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। तो इसका सही जवाब दोस्तों अग्न्याशय। एंजाइम लाइपेज का स्रोत क्या है, अग्न्याशय। देखिए हमारे भोजन सामग्री में अधिकांश लिपिड्स सरल वसाओं अर्थात ट्राइग्लिसराइड्स के रूप में होते हैं। लिपिड्स के पाचन में लाइपेज नामक एंजाइम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह लिपिड्स को वसीय अम्लों तथा मोनोग्लिसराइड में विखंडित करता है। लाइपेज एंजाइम प्राकृतिक रूप से अग्न्याशय तथा आमाशय से स्रावित होने वाले रस में उपस्थित होता है। लाइपेज एंजाइम कहाँ होता है उपस्थित दोस्तों, यह जो है कि प्राकृतिक रूप से अग्न्याशय तथा आमाशय से स्रावित होने वाले रस में उपस्थित होता है। और पित्त में कोई पाचक एंजाइम नहीं होता है। पित्त में कोई भी पाचक एंजाइम नहीं होता है। फिर भी यह लिपिड्स के पाचन, देखिए हाँ, पित्त में कोई पाचक एंजाइम नहीं होता है, फिर भी यह लिपिड्स के पाचन एवं अवशोषण में सहायक होता है। यह वसा का इमल्सीकरण करता है। पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है, वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है पेप्सिन और अरॉक्सीडेंस और अगला है एमाइलेज। उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब है दोस्तों एमाइलेज। देखिए एमाइलेज पाचन तंत्र में भोजन के साथ मिश्रित होने वाला एंजाइम है। एमाइलेज क्या है, पाचन तंत्र में भोजन के साथ मिश्रित होने वाला पहला एंजाइम है। एमाइलेज एक प्रकार का एंजाइम या विशेष प्रोटीन है। एमाइलेज क्या है, एक प्रकार का एंजाइम या विशेष प्रोटीन है जो कार्बोहाइड्रेट को पचाने में मददगार है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल कि कड़वाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र है नोक, मध्य भाग, पीछे का भाग, किनारा। तो इसका सही जवाब है दोस्तों पीछे का भाग। कड़वाहट के लिए जो है कि संवेदनशील जो भाग है जीभ का वो है पीछे का भाग। अब देखते हैं इसकी व्याख्या। देखिए मानव जीभ का अग्र छोर। देखिए मानव जीभ के किस भाग से किस चीज़ का स्वाद मिलता है, किसका देखते हैं। मानव जीभ का जो अग्र छोर है दोस्तों वहाँ से मीठेपन का स्वाद मिलता है, और जो पश्च भाग है वहाँ से देखिए कड़वेपन का स्वाद मिलता है। तो ये कड़वाहट ही पूछा भी है। और पूछा है कि अब आगे व्याख्या में बता रहा है कि पार्श्व किनारा जो होता है दोस्तों वहाँ से खट्टेपन का स्वाद मिलता है, और जो अग्र छोर एवं किनारा होता है वहाँ से नमकीन स्वाद का अनुभव होता है। तो जीभ के किस भाग से किस स्वाद का अनुभव होता है ये पूरे व्याख्या में बता दिया। आगे का जो छोर होता है दोस्तों वहाँ से मीठा, और पीछे भाग जो होता है वहाँ से कड़वा, और जो पार्श्व किनारा होता है वहाँ से खट्टा, और पार्श्व किनारा तथा अग्र छोर एवं किनारे से जो है कि नमकीन स्वाद मिलता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि कौन सी ग्रंथि दोनों अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी के रूप में कार्य करती है। थायराइड, एड्रिनल, अग्न्याशय। उपर्युक्त में से एक से अधिक। उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब है दोस्तों अग्न्याशय। देखिए अग्न्याशय एक मिश्रित ग्रंथि है जिसमें बहिस्रावी तथा अंतःस्रावी दोनों प्रकार के ऊतक या कोशिकाएं होती हैं। अग्न्याशय के दो मुख्य कार्य होते हैं। बहिस्रावी के रूप में इसका क्या कार्य होता है कि यह मुख्यतः क्या करता है, यह मुख्यतः पाचन तंत्र में एंजाइम उत्पादन में सहायक होता है। और अंतःस्रावी के रूप में इसका कार्य होता है कि यह मुख्यतः रक्त शर्करा को विनियमित करता है। तो अग्न्याशय जब अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य करता है तो यह रक्त शर्करा को विनियमित करता है, और जब बहिस्रावी ग्रंथि के रूप में यह कार्य करता है
तो यह क्या करता है दोस्तों, एंजाइम पाचन तंत्र में जो है कि एंजाइम उत्पादन में सहायक होता है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि निम्नलिखित में से कौन से जीव के स्वाद नहीं हैं। तो अभी आपने देखा व्याख्या में, पहले प्रश्न के ऊपर वाले प्रश्न की व्याख्या में देखा, मीठापन तो है ही है, कड़वा भी है, नमकीन भी है और खट्टा भी है। पूछ रहा है उमामी और मसालेदार और तीखा। तो इसकी व्याख्या देखते हैं हम। इनमें से दोस्तों देखिए कूट बनाया है, तो ऑप्शन डी जो है चौथा और सातवां, मतलब कि मसालेदार और तीखा, ये कोई जीव का स्वाद नहीं होता है। मसालेदार और तीखा जो है यह जीव का स्वाद नहीं होता है, और बाकी सब जीव का स्वाद है। मतलब खट्टापन भी है, उमामी भी है, नमकीन भी है, मीठा भी है, कड़वा भी, ये सब जो है कि जीव के हमारे स्वाद हैं। मसालेदार और तीखा और ये कोई स्वाद नहीं है। अब व्याख्या देखते हैं क्यों। देखिए, मीठा, कड़वा, नमकीन, खट्टा तथा उमामी जीव के स्वाद हैं। तीखा तथा मसालेदार जीव के स्वाद नहीं हैं। उमामी स्वाद प्रमुख रूप से प्रोटीन, मांस, अंडे जैसे खाद्य पदार्थों से प्राप्त होता है। चलिए दोस्तों, अब आगे देखते हैं। अब आगे जो है कि विटामिन एवं पोषण नामक जो है कि चैप्टर से सवाल है, तो उसको देखते हैं हम लोग। पहला सवाल है कि दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है। गेहूं, जौ, चावल, मक्का। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, चावल। चावल जो है वो चावल दोस्तों ये जो है कि कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण। व्याख्या देखते हैं। उपर्युक्त विकल्पों में चावल कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत है और 100 ग्राम पके हुए चावल में लगभग 25.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। कितना होती है दोस्तों, 100 ग्राम के चावल में, 100 ग्राम पके हुए चावल में 25.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। वास्तव में चावल में 90% कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से आती है। 90% कैलोरी कहाँ से आती है, चावल में कार्बोहाइड्रेट से आती है। चावल साधारण खाद्य पदार्थों की तुलना में अधिक विटामिन, खनिज तथा फाइबर प्रदान करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि मानव शरीर में होता है लगभग 70% पानी, 20 से 30% पानी, 10 से 20% पानी और 30 से 40% पानी। उपर्युक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। तो इसका सही जवाब है दोस्तों, मानव शरीर में लगभग 70% पानी होता है। देखिए, हमारे शरीर का अधिकतम भाग जल से बना है। मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग 2/3 लगभग 70% तक पाई जाती है। अब आगे देखते हैं। अगला सवाल है कि पेलाग्रा निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है। ऑप्शन में दिया है ए, बी और डी। ए मतलब ऑप्शन ए है, ए विटामिन ए की कमी से, और ऑप्शन बी है विटामिन B3 की कमी से, और ऑप्शन सी है विटामिन डी की कमी से, और ऑप्शन डी है विटामिन B1 की कमी से। तो इसका सही जवाब दोस्तों विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा नामक रोग होता है। देखते हैं पेलाग्रा विटामिन B3 जो है कि जिसको नियासिन कहते हैं की कमी से होने वाला रोग है। पेलाग्रा रोग में दस्त, त्वचा रोग और भ्रम होने की स्थिति होने का खतरा बढ़ जाता है। अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि कोबालामिन निम्नलिखित में से किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम है। तो इसका सही जवाब दोस्तों विटामिन B12। देखिए, विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है। यह डेयरी उत्पादों, मांस, अंडा आदि में पाया जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों कि विटामिन जो रक्त के थक्का बनाने में प्रभावी होता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन के। तो इसका सही जवाब दोस्तों विटामिन के। देखते हैं इसकी व्याख्या। देखिए, विटामिन के की कमी से शरीर में खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी हो जाती है। इस बीमारी को रुधिर स्राव रोधी पदार्थ कहते हैं। इसकी कमी वाले व्यक्तियों का ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जा सकता क्योंकि अधिक रुधिर बह जाने का डर बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई, विटामिन के। तो इसका सही जवाब दोस्तों विटामिन के। व्याख्या देखते हैं। देखिए, प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में विटामिन के का प्रयोग किया जाता है। इस विटामिन को रुधिर स्रावरोधी पदार्थ कहते हैं। इसकी कमी वाले व्यक्तियों का ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जा सकता क्योंकि अधिक रुधिर बह जाने का डर बना रहता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं। विटामिन D2, विटामिन D3 और विटामिन B12 और विटामिन B6। तो इसका सही जवाब है दोस्तों विटामिन D2।
विटामिन डी टू को क्या क्या कहते हैं, अर्गो कैल्सीफेराल। व्याख्या देखते हैं, देखिए विटामिन डी टू को अर्गो कैल्सीफेराल कहते हैं, जबकि विटामिन डी थ्री को कोरली कैल्सीफेराल कहा जाता है। विटामिन डी टू जो है कि विटामिन डी का वह प्रकार है जो मुख्यतः भोजन व आहार अनुपूरक के रूप में मनुष्यों को प्राप्त होता है। मुख्य रूप से भोजन में यह मक्खन, मशरूम, दूध, पनीर, मांस, अंडों की जर्दी, मछली के तेल आदि में मिलता है। इनकी कमी से बच्चों में सूखा रोग या रिकेट्स हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों कि मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है यकृत में, त्वचा में, फुफ्फुस में, वृक्क में। तो इसका सही जवाब दोस्तों यकृत में। ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अभी टीआरई का जो एग्जाम हुआ था वहाँ पे पूछा था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसकी व्याख्या देखते हैं। मानव शरीर में यकृत में विटामिन ए की काफ़ी मात्रा संचित रहती है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, जिसकी कमी से शरीर में रतौंधी हो जाती है। इस विटामिन के संक्रमण रोधी विटामिन इस विटामिन को जो है कि संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं, जिसका प्रमुख स्रोत दूध, मक्खन, अंडा, मछली का तेल, गाजर इत्यादि है। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। रेटिनॉल, जीरोप्थैल्मिया, टेकोफेरॉल, बेरीबेरी और साइनोकोबालामिन रक्ताल्पता और आर्गो कैल्सीफेरॉल रिकेट्स। तो पूछ रहा है कौन सही सुमेलित नहीं, तो इसका सही सुमेलन जो नहीं है वो है टेकोफेरॉल, बेरीबेरी, क्योंकि टेकोफेरॉल जो है कि विटामिन बी की कमी से, बेरीबेरी विटामिन B1 की कमी से होता है। देखिए रेटिनॉल अर्थात विटामिन ए की कमी से जीरोप्थैल्मिया रोग होता है। साइनोकोबालामिन विटामिन B12 की कमी से रक्ताल्पता तथा विटामिन डी कैल्सीफेरॉल D3 तथा आर्गो कैल्सीफेरॉल को विटामिन डी में जो है कि D3 कोली कैल्सीफेरॉल और D2 जो है कि अर्गो कैल्सीफेरॉल की कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। बेरीबेरी विटामिन B1 अर्थात थायमिन की कमी से होता है, न कि टेकोफेरॉल जिसको विटामिन ई कहते हैं की कमी से। विटामिन ई को जो दोस्तों ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। अब अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेल नहीं है। विटामिन B1 संतरा, विटामिन डी कॉड यकृत तेल, विटामिन ई गेहूं अंकुरित तेल, विटामिन के अल्फा। तो इसमें दोस्तों जो सही सुमेलन नहीं है, पूछ रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक, तो ऊपर इसमें ऑप्शन ई सही है। अब देखते हैं क्यों सही है। देखिए सूर्य का प्रकाश एक कॉड यकृत तेल विटामिन डी के समृद्ध स्रोत है, तो विटामिन डी कॉड यकृत तेल ये तो सही है। गेहूं अंकुरित तेल विटामिन ई का प्रमुख स्रोत है, ये भी सही है, ऑप्शन सी भी सही है। अब आगे बना रहा है कि जबकि अल्फा विटामिन के का प्रचुर मात्रा में मिलता है, अल्फा विटामिन के प्रचुर मात्रा में मिलता है। यद्यपि संतरा विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है, तथापि इसमें विटामिन B1 भी बहुत कम मात्रा में प्राप्त होता है, तब विकल्प अभीष्ट ई होगा। मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं, सब सही है। चलिए अब आगे है सवाल कि जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है विटामिन B1, B2, B6, B12। तो इसका सही जवाब दोस्तों विटामिन B12। कोबाल्ट एक खनिज लवण है। देखिए कोबाल्ट एक खनिज लवण है जो कि विटामिन B12 साइनोकोबालामिन का महत्वपूर्ण घटक है। विटामिन B12 वृद्धि के लिए आवश्यक होता है तथा इसकी कमी से जो है कि तंत्रिका तंत्र, देखिए इसकी कमी से तंत्रिका तंत्र की कार्यकी भी गड़बड़ हो जाती है। विटामिन B12 की महत्वपूर्ण स्रोत मांस, मछली, यकृत, दूध, पनीर इत्यादि हैं और आंत के जीवाणु भी इसका संश्लेषण करते हैं। अब देखते हैं विटामिन BC। क्वेश्चन नंबर 12 जो है विटामिन BC की कमी से होता है संधिवात, गुर्दे की विकृति, स्कर्वी, श्वास तंत्र की बीमारी। तो इसका सही जवाब दोस्तों स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से देखिए स्कर्वी नामक रोग होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कॉर्बिक एसिड होता है, इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील हैं। विटामिन बी और सी कहाँ है, जल में घुलनशील हैं और विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं। विटामिन जो होते हैं दोस्तों ये कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कि शरीर को संतुलित रूप से संचालन के लिए आवश्यक होते हैं। देखिए यहाँ पे दिया व्याख्या में कि विटामिन बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है। तो कौन कौन वसा में घुलनशील है, A, D, E, K। विटामिन A, D, E, K ये वसा में घुलनशील है और बाकी बच रहा है विटामिन बी और सी ये जल में घुलनशील है। ये किस में दोस्तों, ये वसा में है, वसा में घुलनशील है ये सब। और विटामिन बी और सी जो है ये जल में घुलनशील है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इंसुलिन है वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। तो इंसुलिन क्या है दोस्तों,
इंसुलिन प्रोटीन है, क्योंकि इंसुलिन एक प्रकार का वो है। इंसुलिन देखिए, इंसुलिन पैंक्रियाज अर्थात अग्न्याशय में अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होने वाला एक जंतु हार्मोन है। ये हमारे दिमाग में नहीं आ रहा था, हार्मोन है। रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह एक सूक्ष्म पेप्टाइड प्रोटीन जिसकी रचना 51 एमिनो अम्लों से होती है। यह शरीर में ग्लूकोज के उपापचय को नियंत्रित करता है। इंसुलिन क्या करता है दोस्तों? ग्लूकोज के उपापचय को नियंत्रित करता है। अब अगला सवाल है कि अधिकतर एंजाइम होते हैं प्रोटीन, वसा, अम्ल, क्षार। तो इसका सही जवाब दोस्तों प्रोटीन। अधिकतर एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। देखिए, एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं जिनका निर्माण प्रायः नाइट्रोजनीय पदार्थों या एमिनो अम्ल के संश्लेषण के द्वारा होता है। अब अगला सवाल है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी पदार्थ है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। ऑप्शन है बैक्टीरिया, डीएनए, एंजाइम, इंसुलिन। तो इसका सही जवाब दोस्तों एंजाइम। एंजाइम जो है ये जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को जो है कि तेज करने में के लिए उत्तरदायी है। देखिए, एंजाइम एक जैविकीय उत्प्रेरक है जो एक प्रोटीन है और अन्य उत्प्रेरक की तरह अभिक्रिया की गति को तेज करता है। जीवों में ज़्यादातर अभिक्रियाएं एंजाइम की उपस्थिति में होती हैं। उत्प्रेरक के रूप में यह अग्र और उत्क्रम दोनों प्रकार का कार्य करता है, इसलिए यह पदार्थ के निर्माण और संश्लेषण दोनों को उत्प्रेरित करता है। अब क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों कि विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो इसका सही जवाब दोस्तों विटामिन सी। देखिए, विटामिन सी रसदार फल विशेषकर आंवला, नींबू, संतरा, नारंगी, अमरूद आदि में पाया जाता है। यह चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कॉर्बिक एसिड होता है। स्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो स्कॉर्बिक एसिड या स्कॉर्बिक अम्ल। तो इसमें से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए, दूध किसका घटिया स्रोत है? कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन सी और कार्बोहाइड्रेट। तो इसका सही जवाब दोस्तों विटामिन सी। देखिए, दूध को संपूर्ण आहार माना जाता है क्योंकि इसमें लगभग सभी अनिवार्य पोषक तत्व पाए जाते हैं, लेकिन इसमें विटामिन सी की मात्रा अत्यंत कम होती है, अतः विटामिन सी का घटिया स्रोत होता है दूध। अब देखते हैं इसमें, देखिए जोड़ों को मिलान करने के लिए निम्नलिखित जोड़ों में से कौन जोड़ा सही सुमेलित है? स्कर्वी, थायमिन और ट्यूबरकुलोसिस, एटीएस, टिटेनस, बीसीजी और मलेरिया क्लोरोक्विन। और ऑप्शन ई है कि उपर्युक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। तो इसका सही जवाब दोस्तों जो इसमें सुमेलित है वो है मलेरिया क्लोरोक्विन। देखिए, बीसीजी का टीका जो है कि तपेदिक से बचाव के लिए लगाया जाता है, जबकि यहाँ पे बीसीजी के टीके के सामने दिया टिटेनस। तो ये जो है कि मिसमैच हो जाएगा। तो बीसीजी का टीका जो है दोस्तों तपेदिक से बचाव के लिए लगाया जाता है और मलेरिया के उपचार हेतु एराब्रिन, क्लोरोक्विन इत्यादि का प्रयोग किया जाता है, जो कि यही सही है। और स्कर्वी विटामिन सी की कमी के कारण होने वाला रोग है। और यहाँ पे देखिए स्कर्वी दिया है, ये थायमिन दे दिया है, जबकि विटामिन बी का नाम है, विटामिन B1 का नाम है थायमिन। तो स्कर्वी C1। तो इस वजह से ये जो मिसमैच है। और जबकि थायमिन को जो है कि विटामिन बी के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा इसमें से जो है कि मलेरिया क्लोरोक्विन जो है ये सही है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। सबसे निम्न में से सबसे मीठी चीनी है? फ्रक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज, सुक्रोज। तो और ऊपर्युक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। तो इसका सही जवाब दोस्तों फ्रक्टोज दिए हुए विकल्पों में सबसे मीठी जो है कि चीनी है। देखिए, सबसे मीठी चीनी फ्रक्टोज होती है। फ्रक्टोज एक प्राकृतिक मोनोसैकेराइड है जो लगभग सभी फलों, शहद और कुछ सब्जियों में पाया जाता है। फ्रक्टोज का अणु सूत्र C6H12O6 होता है। यह प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे मीठी शर्करा है। फ्रक्टोज क्या है? प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे मीठी शर्करा है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं कि शर्कराओं में सबसे मीठी शर्करा होती है। तो यही देखिए सवाल रिपीट कर दिया है। तो फ्रक्टोज, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है? थायराइड ग्रंथि की खराबी ऑप्शन दिया है कि विटामिन ए, विटामिन और कैल्शियम, आयोडीन, लोहा। तो इसका सही जवाब दोस्तों आयोडीन। और उपर्युक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक ये भी विकल्प था। तो आयोडीन इसमें जो है कि सही जवाब है। देखिए, आयोडीन युक्त हार्मोन थायरॉक्सिन एक अमीनो अम्ल है। आयोडीन युक्त थायराइड, देखिए आयोडीन युक्त हार्मोन थायरॉक्सिन एक अमीनो अम्ल है जिसका स्राव थायराइड ग्रंथि
द्वारा होता है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या थायरोट्रोपिन है, जिसका स्रावण अग्र पिट्यूटरी की थायरोट्रॉफ कोशिकाएं करती हैं। रुधिर में आयोडीन एवं थायरॉक्सिन की कमी होने पर पीयूष ग्रंथि से TSH का स्रावण बढ़ जाता है, जिसका प्रभाव थायराइड को अधिकाधिक हार्मोन्स स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। शरीर में आयोडीन की कमी से घेंघा नामक रोग हो जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। विटामिन ए उपलब्ध होता है। विटामिन ए उपलब्ध होता है आलू में, गाजर में, आलू से, टमाटर से, गाजर से, पालक से। तो इसका सही जवाब दोस्तों गाजर से। देखिए, शरीर में विटामिन ए की भरपाई करने के लिए अंडा, दूध, गाजर, पीली या नारंगी सब्जियां, पालक, स्वीट पोटैटो, पपीता, दही, सोयाबीन और दूसरी पत्तेदार हरी सब्जियों का सेवन किया जा सकता है। विटामिन ए हमें कैरोटीन से प्राप्त हो जाती है। विटामिन ए कैरोटीन, जबकि गाजर में क्या पाया जाता है? कैरोटीन से प्राप्त हो जाती है। चलिए अब आगे देखते हैं। बहुत धूमिल आ गया दोस्तों, वैसे हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, आप लोग बस ध्यान से सुनिएगा। देखिए, विटामिन ए, सवाल बनाया कि विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है गेहूं, शहद, गाजर, मूंगफली। तो इसका सही जवाब दोस्तों गाजर। वही क्वेश्चन देखिए रिपीट किया है, तो इसकी व्याख्या क्या पढ़ें, हम छोड़ देते हैं। खमीर का उपयोग डैश 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 के उत्पादन में किया जाता है। खमीर का उपयोग पूछ रहा है किसके उत्पादन में किया जाता है? चीनी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, शराब और सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसका सही जवाब दोस्तों शराब। देखिए, खमीर, ईस्ट का उपयोग जो है शराब और बियर जैसे मादक पेय पदार्थ के उत्पादन के लिए किया जाता है। ईस्ट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? खमीर का उपयोग, खमीर जो कि इंग्लिश में ईस्ट कहते हैं, शराब और बियर जैसे मादक पेय पदार्थों के उत्पादन के लिए किया जाता है। इसका उपभोग जो है ब्रेड के उत्पादन में भी किया जाता है। मनुष्यों के लिए पोषक पूरक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आगे हम लोग जो है कि श्वसन तंत्र नामक चैप्टर्स को करेंगे, और भी जो आगे जो इससे आगे जितना हम लोग कर सकेंगे आधा एक घंटा में, उसको भी कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।